श्रोताओं नमस्कार। सत्र के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द क्राइम रिपोर्टर सुहेब आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज बहुत ही अलग विषय होने वाला है। कोई आपराधिक घटनाओं पर आधारित कहानियां नहीं होंगी, कोई किस्से नहीं होंगे, कोई राजनीतिक व्यंग्य नहीं होगा। आज बात ये होगी, क्या सूचनाएं भी अपराध को जन्म दे सकती हैं? सुनने में बड़ा फूहड़ या हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन जितना हास्यास्पद सुनने में लग रहा है उतना है नहीं। सूचनाएं अगर गलत तरीके से और गलत भाषा में गलत उद्देश्य के साथ वितरित कर दी जाएं तो भयंकर और विभत्स अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। अकेले नहीं बोलूंगा, कुछ लोग हैं साथ में आज, स्टूडेंट्स, कुछ विशेषज्ञ। चर्चा होगी, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, और जब आप ये सुनकर सोएंगे तो शायद एक विषय ऐसा लेकर के जाएंगे जिस पर आप चिंतन करेंगे। चिंतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूचनाएं अब सिर्फ आदान प्रदान या फिर ग्रहण करने की वस्तु नहीं है। सूचनाएं व्यापार हैं, सूचनाएं बाजार। आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी में कार्यरत समाचार संपादक, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी कमल कुमार प्रजापति। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं भाई कहता हूं इनको, कई बार मुझे बहुत लंबा समय भी देते हैं, काफी गाइडेंस भी इनसे लेता रहता हूं। बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथी हैं, इनको करीब से देखता हूं, करीब से सुनता हूं। कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन अंततः बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर्ष कुमार मौजूद हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जामिया में हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं और पंजाब के निवासी हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जहैब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अगले मेहमान हैं रोशन राज। ये भी मेरे सहपाठी हैं, सहपाठी से ज्यादा मेरे एक दोस्त हैं, एक साथी हैं, और अलग अलग विषयों में काफी कुछ ज्ञान देते रहते हैं। काफी इंटरेस्ट इनको है राजनीतिक विषयों पर, और क्योंकि राजनीति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है तो उस पर बहुत अच्छे से और बहुत खुलकर बात करते हैं। झारखंड के निवासी हैं और जामिया में ही हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं। रोशन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस चर्चा में शामिल करने के लिए ज़ुहैब बहुत बहुत आभार। मेरे साथ अगले मेहमान हैं। इतिहास पर बहुत बात होती है, कभी ताजमहल आ जाता है, कभी स्थानों का नाम बदला जाता है। इतिहास के पीएचडी स्कॉलर उत्तम वर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से, इनका इतिहास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हंसराज से बैचलर, फिर डीयू से ही एमए, और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर इतिहास के, और राजनीतिक मुद्दों पर काफी कुछ लिखते रहते हैं, सटायरिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्तम भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा मेरे विचारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बूढ़ों से शुरुआत की जाती है। बूढ़े तो नहीं हैं आप, बड़े हैं। जिम्मेदारी तो होती होगी कमल भाई कि कैसे क्या जाना है। आपको नहीं लगता कि बाजार इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि हम सूचनाओं के साथ भी एडिटिंग करने लगेंगे? और मीडिया ट्रायल अगर आप शुरुआत करें और आप अच्छे से बताएं तो शायद लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया ज़ुहैब फिर से। देखिए, मीडिया ट्रायल शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो ये शब्द जाहिर है हमारे मुल्क भारत या हिंदुस्तान में तो नहीं आया। पहली बात, ये बाहर से ही आया है, क्योंकि हमने जो भी चीजें ग्रहण की हैं, मीडिया का कॉन्सेप्ट या ट्रायल या जस्टिस, सारी चीजें बाहर से ही अंगीकार की है ना। संविधान तक हमने अलग अलग देशों से गाइड, मार्गदर्शन लेकर अपना एक अलग संविधान बनाया। तो मुझे लगता है कि मीडिया में ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो इसे हमें इस तरह से देखना चाहिए कि समाज में मीडिया की भूमिका
सूचना संप्रेषण की होती है, मुद्दों को, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको समाज में उठाने की होती है, और समाज में जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हाशिए पर जो वर्ग है, उसकी आवाज को सरकार तक या सरकार की आवाज को उस वर्ग तक पहुंचाने की होती है। तो एक संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन जब न्यायिक मुद्दों पर मीडिया में चर्चा होती है और जब उनकी चर्चा मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, तो उसमें कई पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस शामिल हो जाते हैं। इसमें इमोशनल अपीजमेंट शामिल होता है, क्योंकि मीडिया कोई न्यायालय तो नहीं है। जज तो जो निर्णायक होता है वो न्यायालय में ही निर्णय होता है किसी भी मुकदमे का। लेकिन जब एक अपीजमेंट के जरिए एक मीडिया के माध्यम से कोई मुद्दा जनता या समाज के बीच में पहुंचता है, तो उसमें कई पूर्वाग्रह जुड़ जाते हैं, उसमें लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, इन्फ्लुएंस जुड़ा होता है, चाहे वो मीडिया हाउस का इन्फ्लुएंस हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, या किसी समाज के किसी विशेष वर्ग का इन्फ्लुएंस हो, कोई कास्ट का इन्फ्लुएंस हो, रिलीजन का इन्फ्लुएंस हो, हर तरह से प्रभावित वो होता है। तो मीडिया ट्रायल वही कहलाता है जब हम किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके उसके न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में आजकल ये देखने में आया है कि भारत में जब से मीडिया का निजीकरण हुआ, उसके बाद से कुछ सालों तक चीजें बेहतर हुई, चलती रही। लेकिन अब जबकि निजी मीडिया बहुत हावी है, चाहे वो टीवी चैनल के रूप में, अखबार के रूप में, ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ टीवी चैनलों के माध्यम से ही मीडिया ट्रायल होता है, बल्कि अखबारों के माध्यम से भी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी मीडिया ट्रायल होता है और सभी मीडिया हाउसेस उससे प्रभावित होते हैं, जनता प्रभावित होती है। तो पिछले लगभग एक दशक में, यानी अब हम 2020 में हैं, तो 2010 से हमने भारत में टीवी चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से मीडिया ट्रायल बहुत देखे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि अपीजमेंट के जरिए या इमोशंस के बेस पर अपने फायदे के लिए मीडिया ने एक समाज को प्रभावित किया और उस विशेष व्यक्ति को, उस विशेष मामले को एक ओवरव्यू, एक इन्फ्लुएंस करके न्यायालय को भी प्रभावित किया कि वो मजबूर हो और जो पूरी व्यवस्था है, चाहे पुलिस प्रशासन है या न्यायालय है, वो पूरा प्रशासन प्रभावित हो सके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे ये बहुत उलझा हुआ मामला है, लेकिन हमें इसमें कई सिरों को, मुझे लगता है जब जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो ये पूरा मुद्दा खुलेगा और ब्रॉड होगा और हम एक एक पहलू पर इसकी चर्चा कर पाएंगे। एक विद्यार्थी जब पत्रकारिता करने आता है तो एक संकल्प के साथ आता है। कई बार सामूहिक संकल्प होता है। 20 में से 18 पत्रकार बनने के लिए जब निकलते हैं तो 18 विद्यार्थियों का यही कहना होता है कि हम तो जी समाज बदलने जा रहे हैं, हम तो देश को बदलने जा रहे हैं। इस विचार और इस संकल्प के बाद भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कैसे कर लेते हैं लोग? रोशन। शुक्रिया जुहैब। अगर मैं बात करूं कि सिद्धांतों के साथ किसी भी तरीके से उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वो बहुत, सबसे पहले तो एक मेंटल प्रोसेस है कि आप किन किन चीजों के साथ आप कंफर्टेबल हैं कि आप उस चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब पत्रकारिता की बात होती है तो हम सब आज के परिवेश में ये मान के चलते हैं कि आपको कभी भी अपनी कलम को अपनी मर्जी से और स्वतंत्रता के साथ उसका उपयोग और इस्तेमाल करने की आजादी कहीं नहीं मिलती है। यदि आप खास करके और विशेषतः किसी संस्थान के साथ जुड़ जाते हैं तो ये तो और भी ज्यादा लाजमी हो जाता है और ये बहुत ज्यादा एपरेंट हो जाता है लोगों के लिए। खैर, अगर बात आती है सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज की, तो ये सबसे पहले होता है तो एक तो पर्सनल लेवल पर होता है, और पर्सनल लेवल पर होने का ये सबसे बड़ा चीज है कि आप किन चीजों पर, आपकी विचारधाराएं क्या हैं, आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं, वो आपकी परसेप्शन क्या है चीजों को लेकर के, आपके पूर्वाग्रह वो जुड़ता है। और जैसा कि हम सब आज मानते हैं कि अगर आज मीडिया में
यदि बहुत सारी जो विषमताएं, जो एक बहुत तरह की मुश्किल जो आ चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कमर्शलाइजेशन मीडिया का। और उसके लिए आपके पास एक ऑडियंस है, आपकी एक ऑडियंस होती है जिसको आपको केटर करना होता है। भले वो व्यक्तिगत तौर पर पत्रकार की ऑडियंस नहीं होती है, पर आपके संस्थान की ऑडियंस होती है, वो आपके ग्राहक होते हैं। क्योंकि अब हम मान चुके हैं या हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज के परिवेश में पत्रकारिता चल रही है, और विशेषतः खास करके टीवी जर्नलिज्म पर हम हमेशा बल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अखबार के अपने एक पाठक वर्ग होता है, और साथ ही साथ एक हर दर्शक वर्ग होता है हर एक चैनल का। तो आप जब लिख रहे होते हैं तो आपको अपने संस्थान के अंतर्गत और उसकी विचारधारा के साथ चलना होता है। और उसके बाद जब अगर दूसरा सिद्धांतों के बाद में कॉम्प्रोमाइज में बात की जा सकती है, तो एक तो आपकी सोच क्या है कि आप किस चीज से, आपने क्यों जर्नलिज्म चुना, इस चीज पर भी विशेषता बल देने की जरूरत है। बहुत लोग हैं कि अपने पूरे समय में सोच लेते हैं कि हाँ, ये कारण है मेरा पत्रकारिता में जाने का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पत्रकारिता में आने के लिए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि कमर्शियलाइजेशन, तो कमर्शियलाइजेशन में ये भी चीज हो जाती है कि हमने एक मीडिया को बहुत ज्यादा चकाचौंध की दुनिया बना दी है। मीडिया इज नॉट नाउ मास मीडिया ओनली, और इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जर्नलिज्म। सिर्फ जर्नलिज्म या पत्रकारिता नहीं है, ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो चुका है। और एंटरटेनमेंट होने के कारण अब मीडिया की रीच बढ़ गई है, उसका एक ग्लैमर क्वोशंट जो कहते हैं वो बढ़ गया है। तो इन चीजों के कारण भी लोग सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि नहीं, अब जो मैंने चीज सोच लिया रखा है कि मुझे बस इस संस्थान के चेहरे के रूप में बने रहना है, मेरी कमाई ये है, ये सारी चीजें भी एक व्यक्तिगत तौर पर आ जाती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि लोग अपनी बातों से और अपनी जमीर से, अपनी सोच से तो कॉम्प्रोमाइज बहुत आसानी से कर लेते हैं। जी जुहैब। मीडिया, बात होती है भारत में कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे हैं बार बार। हर्ष, आपसे सवाल है कि जब ये हाल इतनी पाबंदी के बाद है तो मीडिया स्वतंत्र हो गया तो क्या होगा? सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होगी तो कैसी होगी? आप काफी ग्राउंड पे जाकर बात करते रहते हैं, आपको क्या लगता है लोगों में मीडिया का इस समय, लोगों की मीडिया के प्रति क्या इस समय विचारधारा? जी जो है, मैं इस पे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इस पे कुछ वर्ष पहले जाना चाहूंगा, ये 2009-2010 के दौर, और मैं दूसरा दौर जाना चाहूंगा 1972, जब इमरजेंसी का जब वो दौर था, इंदिरा का जब शासन जब चल रहा था, जब लग ही नहीं रहा था कि इंदिरा के सामने कोई नेता खड़ा हो। तब की अगर पत्रकारिता हम देखें तो तब भी पत्रकारिता झुकी नहीं थी। उस वक्त के अखबार भी सत्ता के सामने लड़ रहे थे, और ये दौर कांग्रेस के टाइम पे भी थी, जब 2009 से लेकर 14 के बीच में और 2004 से लेकर के 9 के बीच में जब घोटाले के सामने लाए गए, तो ये भी मीडिया द्वारा ही लाया गया, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन में जो लोग, ये लोग जो हैं, ये इसी लोग ने जो एक मजबूत नेता के चुनने के उसमें ध्येय से इन्होंने सोचा कि हमें एक मजबूत नेता मिलेगा तो हम एक और खुशहाली से रहेंगे। परंतु वर्तमान में यही हो रहा है कि अब सत्ता ने मीडिया को इस तरीके से चाबी चलाई है कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और यही नतीजा है कि चूंकि उनका हाथ ऊपर से रहता है, सरकार के ऊपर से रहता है, इसलिए वो ऊपर से कॉल जो इनको आता है तो उसके खिलाफ ये एक किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है सो अपनी बात को चलाते हैं। तो लोग जो है, आज का लोग, हमारा जो भारत का जो समाज है, वो कहीं ना कहीं अब समाज अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, ये मीडिया उसे बता रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो कहीं ना कहीं अब मीडिया जो उससे घुमा रहा है लोगों को, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में वो समझ कम हो रही है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मीडिया को पुनः जागना होगा और उसे समझना होगा कि हमारी ताकत यह है कि हम लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं, और हमें सत्ता के खिलाफ आवाज में बोलनी है, ना कि सत्ता के साथ में बोलनी है। जी जो है, मीडिया स्पोक पर्सन तो नहीं बन जाएगा किसी गवर्नमेंट का? उत्तम भाई, क्या ख्याल है?
जी, मीडिया स्पोक्स पर्सन बन चुका है और ये बनने का शुरुआत जो है 2014-15 से ही हो चुका था। सभी लोग बहुत सारे इश्यूज पे बात कर रहे हैं। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो जो इंडियंस की एक जो अवधारणा है कि हम लोग पे नहीं करना चाहते। तो यहाँ मीडिया के साथ दिक्कत ये है कि लॉयल्टी मीडिया की सरकार के प्रति इसलिए ज्यादा है क्योंकि 25 से 30% एड जो है सरकार की तरफ से आता है। सोच लीजिए कल के दिन कोई रेडियो उड़ान को फंडिंग करने लग जाए 25 से 30%, तो क्या रेडियो उड़ान उस चीज को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रख पाएगा क्या? यही हाल हो रहा है मीडिया के साथ कि मीडिया के साथ होता यह है कि जो फंडिंग होती है, मेजर फंडिंग होती है सरकार के पास से। आप इलेक्शन के डेटा को उठा कर देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए मैं आपको सरकार ने एक मिनट के लिए रोकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा उत्तम भाई। जब आपका देखिए, जब आपका उद्देश्य होता है परिवर्तन या फिर जागरूकता, तो फंडिंग तो आप किस बेस पे लोगे, और फंड लेना होगा तो फिर वहां पे एंटरटेनमेंट जुड़ेगा। रेडियो उड़ान का जो है वो काम तो परिवर्तन और नहीं, मैं एक एग्जांपल देने के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि लोगों को जल्दी से समझ में आए कि कोई भी यदि कोई चीज फंडिंग करता है तो वहां पर यही इशू आता है। तो मीडिया के साथ यही दिक्कत है कि मीडिया को फंडिंग कर रहा है सरकार, जिसका 30% खर्चा जो है आता है मेनली सरकार की तरफ से और बाकी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से। तो आप ये उम्मीद करेंगे कि जनता के तर्क के लिए मीडिया वाले बोले तो ये नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने बड़े बड़े पत्रकार थे जो जनता की बात करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी को नौकरी से निकाल दिया गया, अभिसार शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके अलावा और भी है, अभी एक साक्षी जोशी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इवन रिपब्लिक भारत के पत्रकार जो है, अभी तेजेंद्र है और एक और जो थी बंगाली लड़की, उन्होंने भी अभी अपना रिजिग्नेशन दिया है। तो ऐसा नहीं है, लोग अपने नैतिक आधार पर भी छोड़ रहे हैं। लेकिन इस काम के साथ दिक्कत ये हो रही है कि सर्कस इसलिए बना दिया गया है मीडिया, क्योंकि हम लोग जो है न्यूज के लिए यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि हम लोग पे नहीं करना चाहते। और यहाँ पर जब आप इंफॉर्मेशन फ्री लेंगे तो फ्री इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास बैगेज भी आएगा। इसको पुराने जमाने से आप यदि समझना चाहेंगे तो दूरदर्शन के समय में भी न्यूज जो है फिल्टर होके आती थी, आकाशवाणी में भी न्यूज जो है फिल्टर होके आती थी, जिसमें केवल सरकार की बात होती थी। हालांकि वो दूरदर्शन का एक आइडिया होना चाहिए था पब्लिक फंडेड, लेकिन उसको भी सरकार फंड करती थी, इसलिए दूरदर्शन की तरफ से जो है ये इस तरह से कंट्रोल इंफॉर्मेशन आती है। वही चीजें हुई है 2014 के बाद से। 2014 के बाद से सरकार ने मीडिया को इतना बेतहाशा पैसा दिया। और अच्छा, आप एक चीज सोचिए, आप जो एक अखबार भी खरीदते हैं, चलिए मीडिया को छोड़िए, अखबार भी खरीदते हैं, आप कितना रुपए देते हैं? 2 रुपए देते हैं, 3 रुपए देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अखबार को प्रिंट करने के लिए लगभग 15 रुपए लगता है, एक कॉपी को प्रिंट करने के लिए। तो वो 13 रुपए है, वो एडवर्टाइजर की तरफ से आता है, आधा सरकार की तरफ से आता है और आधा इसकी तरफ से। अब मीडिया ट्रायल की जहां तक बात है, तो मीडिया ट्रायल अभी इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों को असली इशू से ध्यान भटको आना है, चाहे कोरोना का मामला हो या फिर देश में इतनी ज्यादा भूखमरी हो रही है। 3 महीने से लगातार रिया चक्रवर्ती को लेकर इस तरह से विलिफिकेशन किया गया कि वो ड्रग्स लेती है, गांजा लेती है और क्या नहीं करती है। तो ये जो विलिफिकेशन है, ऐसा नहीं अभी से शुरू है। आरुषि वाला आप मामला याद कीजिए, आरुषि को लेके कितना ज्यादा मामला बनाया गया था 2015-16 के दशक में। उसके पहले आप देख लीजिए 2000 के समय में भी मीडिया ट्रायल होते थे, लेकिन वही चीज होती थी। उस समय चूंकि सोशल मीडिया नहीं था तो आक्रोश नहीं हो पाता था। आजकल ये भी हो गया, मीडिया ट्रायल के साथ साथ आपके लोगों का ट्रायल भी झेलना पड़ेगा। तो जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने IT सेल आउट रूल्स बना रखे हैं जो हमेशा ट्रोल करने का काम करते हैं, तो ये हमारे यहाँ का जो मीडिया को बदलना तभी संभव है जब आप मीडिया को, अब मेरे हिसाब से तो अब संभव नहीं है क्योंकि मीडिया अब जो है हत्या करने के मूड में है लोकतंत्र की। तो अब मीडिया को बदलना पॉसिबल नहीं है, अब जनता को बदलना पड़ेगा और ये डिजिटल मीडिया जो है उसको बदलने में शायद ज्यादा योगदान दे पाए। कमल भाई, दूरदर्शन और आकाशवाणी संभवतः सरकार के अंग शुरुआत से, लेकिन क्या अंतर है? 2 सवाल। सरकार के अंदर और सरकार के अधीन होने के बाद भी सबसे ज्यादा विश्वसनीयता आकाशवाणी पर है, मेरी BBC पर है, बट फिर भी आकाशवाणी और दूरदर्शन कहीं ज्यादा अच्छे हैं इन निजी चैनलों के मुकाबले। देखा जाए तो निजी चैनलों को सरकार पैसा दे रही है विज्ञापन के लिए, और दूरदर्शन और आकाशवाणी भी पैसा ले रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी में सेंसर होने के बाद भी जो विषय आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उन पर सवाल नहीं उठते हैं। निजी चैनलों पर सवाल क्यों उठ जाते हैं? दोनों तो सरकार के अंग हैं, और देखा जाए तो दूरदर्शन और आकाशवाणी तो अधीन है, अधीन होकर भी इतनी विश्वसनीयता कैसे बना रहे हैं? जी बिल्कुल जोहेब, देखिए हमारे मित्रों ने जो सरकार के मीडिया पर प्रभाव की बात कही, उसको थोड़ा सा और बारीकी से मैं अंतर समझाना चाहूंगा। दरअसल सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को हमें अलग रखना होगा। मुझे लगता है कि जो मीडिया हाउस हैं
प्राइवेट मीडिया हाउसेस, उन पर पॉलिटिकल पार्टी और उद्योगपतियों का ज्यादा प्रभाव है बजाय कि सरकार के। इस अंतर को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जबकि दूरदर्शन और आकाशवाणी पूरी तरह पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग के यूनिट्स हैं, एक सरकारी तंत्र में के हैं, और उसमें काम करने वाले लोग भी सरकारी हैं। तो सरकार जो भी सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक प्राइवेट संस्था ही है ना, एक फंडेड इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं, बड़ी बड़े कमर्शियल यूनिट्स हैं, उनसे फंडेड एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी एक निजी एक इकाई है। लेकिन जब वो सरकार में आती है तो वो सरकार बनाती है। लेकिन जब हम सरकार की कल्पना करते हैं तो सरकारी जो जितने भी संस्थाएं हैं उनकी कल्पना करते हैं, तो उसमें इस चीजों का संभव हो पाना इसलिए आसान इसलिए नहीं हो पाती हैं वो, क्योंकि वो सरकार के कई तंत्रों से गुजरती हुई होती हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसमें काम करने वाले लोग सरकारी तंत्र के होते हैं और उसको हेड करने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इसीलिए सरकारी और एक निजी मीडिया में अंतर आ जाता है। और एक सरकारी पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स के होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सरकार को अगर अपनी छवि को एक सार्वभौमिक छवि बनाकर रखना है, सभी देश के जितने भी देश की विविधताएं हैं और देश की जनता है उसमें अपनी एक अच्छी इमेज को बरकरार रखना है, तो वो सरकारी मीडिया को प्रभाव में इतना नहीं ला सकते। हालांकि इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि अप्रत्यक्ष तौर पर सरकारी मीडिया का भी एक एजेंडा होता है, एक एजेंडा होता है। आपने अगर हमारे जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उन्होंने कल्टीवेशन और एजेंडा सेटिंग की थ्योरीज पढ़ी होंगी कि किस तरह से एक सरकार का एजेंडा होता है, एक निजी मीडिया का, हर किसी मीडिया हाउस का अपना एक एजेंडा होता है। तो सरकार भी एक एजेंडे पर काम करती है। आपने किसी भी सरकारी मीडिया, दूरदर्शन या आकाशवाणी में कभी कोई ऐसी खबर या ऐसी सूचना नहीं सुनी होगी जो ज्यादातर आपको बीबीसी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं, जो सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं। तो इस तरह से हम ये महसूस कर सकते हैं कि आकाशवाणी, दूरदर्शन फिर भी सरकारी होने के कारण, एक पॉलिटिकल और उद्योगपति के इन्फ्लुएंस में ना होते हुए एक सरकारी होने के कारण एक संतुलन जरूर बरकरार रखते हैं। और वैसे भी जो सरकारी आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो, उसकी सीमाएं बहुत हैं। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट या जो आचार संहिता होती है, उसका पालन करना एक पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट पर ज्यादा स्वाभाविक होता है, क्योंकि वही कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं। प्रसार भारती या जो राज्यसभा, लोकसभा टीवी जो चैनल्स हैं, वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार करते हैं, और उनका अगर वही पालन नहीं करेंगे तो फिर प्राइवेट मीडिया पर तो वो लागू हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए उस आचार संहिता के अंदर बंधे रहना, उसके अंदर रहते हुए काम करना, इन पर ज्यादा थोड़ा सा जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इनमें आप संतुलित और बिल्कुल एक्यूरेट, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल स्पष्ट खबरें आप पढ़ सकते हैं। तो यही कारण है। बाकी जहां तक निजी मीडिया के चैनलों का सवाल है, तो उसमें कई चीजें हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने अभी कहा कि एक कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें बहुत बड़ा पहलू है। तो कमर्शियली वो अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, और इसके अलावा वो अपना एक प्रभाव भी स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सरकार अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, तो एक मीडिया चैनल या एक मीडिया हाउस भी अपनी मीडिया में सत्ता को बरकरार रखना चाहता है, अपने प्रभाव को बरकरार रखना चाहता है। तो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट ही नहीं है इसमें अपना प्रभाव भी है। चाहे वो कई मीडिया चैनल हो, वो चाहते हैं कि मैं अपने दूसरे चैनल को सबऑर्डिनेट करूं, अपने चैनल को उस होड़ में आगे निकल जाऊं, वो किसी भी तरह से खेल है। हाँ, कोई भी तिकड़म लगाऊं, चाहे मीडिया ट्रायल करूं या कोई सनसनीखेज खबर प्रसारित करूं, तो वो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। और वो भी एक सत्ता की भूख है, वो है मीडिया की सत्ता की भूख, यानी सूचनाओं पर सत्ता की भूख। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं,
लेकिन आकाशवाणी दूरदर्शन का जो मैंने आपको रीजन बताया बैलेंस होने का कारण वही है कि वो सरकारी हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काम करते हैं, उससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि देखो कोड ऑफ कंडक्ट प्राइवेट चैनल्स के लिए है और उनके लिए बहुत ज्यादा है, आईएनबी मिनिस्ट्री है वो कंट्रोल करती, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का कोई फॉलो नहीं करता। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। परसों ही सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के ने एक शो आयोजित किया यूपीएससी जिहाद नाम से। 15 दिन पहले इस शो को दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप इस तरह का जो नफरत फैलाने वाला एजेंडा है नहीं चला सकते। लेकिन इस सरकार ने सुदर्शन टीवी को इजाजत दी कि भाई आप इस शो को आयोजित करें। और आप न्यूज लॉन्ड्री की वहां पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरह से उसने 6 जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो सरकार के खुद के बनाए हैं उसका वायलेट किया, किस तरह से नफरत फैलाया। ये कहा गया कि भाई मुसलमान लोग उर्दू लेके पढ़ लेते हैं और उर्दू में चूंकि चेक करने वाले मुसलमान होते हैं, तो इस तरह की हेट की बात की गई। कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए भी है, प्राइवेट चैनल के लिए बहुत हार्श है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। और उसका सारा खेल है, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन का चक्कर नहीं है, यहाँ पर सारा खेल है टीआरपी का। टीआरपी ये होता है कि एक तरह का रेटिंग होता है जिसके हिसाब से उनको एड्स मिलते हैं। टीआरपी यानी कि सोचिए आपके पास सबसे ज्यादा टीआरपी कल के दिन आज तक के पास था, आज रिपब्लिक के पास है, तो आज रिपब्लिक यानी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अटेंशन कर रहा है और उसको ज्यादा एड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है। बिल्कुल, देखिए वही मैं अंतर स्पष्ट कर रहा था कि सरकार और पॉलिटिकल पार्टी में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा है जो वो अपने सरकारी तंत्र के जरिए पूरी नहीं कर पा रही है उसको लागू कर पाना, तो इसीलिए वो प्राइवेट मीडिया का सहारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अगर किसी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सरकारी तंत्र के या सरकारी जो प्रसारण के माध्यम है उनके जरिए पूरा नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो प्राइवेट एजेंसीज या प्राइवेट न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनलों का सहारा लेगी। तो इसमें सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा अलग रखना होगा, ये मेरा कुल मिलाकर कहना था। भारत में तकरीबन 420 न्यूज चैनल है और 420 न्यूज चैनल पे आपको एक ही खबर मिलेगा। रिया चक्रवर्ती चल रही तो 420 चैनलों ने मिलके, प्राइवेट चैनल्स है सारे ने, रिया चक्रवर्ती को वो मिलके वो बनाया, ठीक है। तो ये ट्रायल जो करने की प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है चाहे तो सरकार दूरदर्शन और इसके हिसाब से ये करती है ना कि वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर ही कर देती है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता ही नहीं, वो दूरदर्शन का इस्तेमाल ये हो गया है कि भाई आप सरकार की ऑफिशियल सूचनाएं आएंगी, जो जनता के लिए सूचनाएं आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी टीवी न्यूज चैनल से जो प्राइवेट है, लेकिन वहां पर सरकार ने भरपूर मात्रा में, और ये जो भ्रम है ना कि दूरदर्शन को ज्यादा विज्ञापन मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप दूरदर्शन के सारे शोज उठा के देख लिए, 1 मिनट से ज्यादा एड्स नहीं आते। और वहीं टीवी चैनल्स में आप देखोगे 10-10 मिनट के ऐड आते हैं। और इसका ये भी है, आप सोच लीजिए सब लोग फेसबुक पे विज्ञापन देते हैं और फेसबुक वाले दूरदर्शन को विज्ञापन देते हैं, दूरदर्शन पे फेसबुक का विज्ञापन आता है। तो ये मीडिया ट्रायल का जो खेल है ना ये बहुत ही डीप है और जनता जितना जल्दी टीवी देखना छोड़ दे वही उनके लिए अच्छा होगा, वरना ये मीडिया ट्रायल के चक्कर में उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत मतलब एक कह सकते हैं नुकसान में पहुंच सकता है। और ये मैंने खुद देखा है जब हम ग्रेजुएशन में थे या उसमें, तो डीएनए जैसे ये शो है जो सुधीर चौधरी जो करते हैं पूरा सरकार के पक्ष में एक तरह का, वो उसको देखने के लिए हम लोग वाईफाई में अटक के चलता था, लेकिन फिर भी देखते थे। इतना ज्यादा प्रभाव था ऐसे शो का जिसमें आपको गाली देना है माइनॉरिटीज को, आपको गाली देना है जो अल्पसंख्यक है या सेक्युलर लोग हैं उनको गाली देना है, जीएनयू को लेकर इतना प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो ये सारा है, जनता को जल्दी से जल्दी समझना चाहिए और इसके भी तो तभी ये पॉसिबल है। और जनता को खुद का अपना एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी खबरें देख सके और जनता को फंड करना शुरू करना पड़ेगा। जी पहले तो विश्वविद्यालयों पर तो शुरुआत से हमले होते रहे, अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं या फिर आज के टाइम पे एक बहुत आपको पॉपुलर होने के लिए 2 चीज चाहिए, कंट्रोवर्सी और अटेंशन और कंट्रोवर्सी के लिए ही काफी कुछ होता रहता है। रोशन, टीआरपी का खेल कितना जायज है और क्या आप यही करने इस क्षेत्र में आए थे? एक पत्रकार के लिए सवाल है और आप एक पत्रकार की भांति जवाब दीजिए एक विद्यार्थी होकर कि जो इस समय हो रहा है क्या यही करने तो आप नहीं आए थे? आपके सिद्धांत और आपका उद्देश्य तो दूसरा था, और ये करने के बाद भी आप खुद से कैसे नजरें मिला सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ? और आपकी राय दिन पर दिन बदलती रहती है। दीपक चौरसिया रोज राय बदलते हैं, सुधीर चौधरी को टीआरपी बहुत बुरी लगने लगी है, कल वही उस टीआरपी के लिए दौड़ रहे थे। तो नकल, भूख और कंपटीशन कितना जायज है? देखिए ज़ुहैब, जब हम बात करते हैं टीआरपी की तो वो इस समय में वो एक रेलेवेंस का मार्क बन चुका है कि कौन सी संस्थान कितनी रेलेवेंट है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक चीज
जोड़ना चाहता हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो अभी डिस्कशन हुई आकाशवाणी की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, उसकी प्रामाणिकता को लेकर के। देखिए, आप जब कहते हैं कि आकाशवाणी हो या फिर कोई भी जो सरकारी चैनल है, वो क्यों उतने ज्यादा विश्वास पात्र होते जा रहे हैं, कारण ये है कि जब निजी चैनलों का जो उभार हुआ, जो स्टार्टिंग हुई है उसकी, वो इसी कारण से हुई थी क्योंकि उनको पता था पहले से कि ये सारे सरकारी चैनल हैं, ये सरकार की एक्सटेंशन होने वाले हैं, और ये जो भी खबरें इनसे आएंगी वो कहीं ना कहीं सरकार की स्कैनर के तहत आएगी। उसमें पहले से ही सरकार ने किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को वहां पर फिल्टर आउट कर दिया होगा। इसी कारण से निजी चैनलों के प्रति विश्वास बढ़ा लोगों का। और अब ये क्यों इतना ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, ये कह लीजिए, या इतना ज्यादा इन पर क्यों क्रिटिसिज्म क्यों लादा जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि क्यों इतने ज्यादा वो इनकी प्रामाणिकताएं क्यों घटती चली जा रही है, इसका कारण ये है कि लोग इस पर विश्वास कर रहे थे कि ये उस वक्त के लिए ऑल्टरनेटिव मीडिया था और आज सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। तो ये कारण है कि, और दूसरी बात जो है कि अगर आप बात करेंगे कि क्यों लोग ये कर रहे हैं, तो मैंने जो कहा टीआरपी आज की रेलेवेंस है। आप देखिए, जो एक चैनल है जो दशकों दशक ये कहता है कि कोई नहीं दूर दूर तक, सबसे तेज और सबसे आगे आज तक, वो अचानक अपनी एजेंडा को बदल दे रहा है। वो अचानक बिल्कुल उसी तरीके से हाउंडिंग हो रही है लोगों की, उसी तरीके से वो माइक लेकर के वो लोगों के मुंह के अंदर डालने के पीछे चले जा रहे हैं, उनके घरों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज में उसी तरीके से चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक राइवल चैनल जो है वो उनसे आगे निकल चुकी है। वो एक टीआरपी जो है आज कहीं ना कहीं चैनलों के रेलेवेंस की बात करता है, और जैसा कि हम लोग हमें बताया कि हर चैनल अपने प्रभाव को करता है। अब आइए व्यक्तिगत तौर पर कि आखिर व्यक्तिगत तौर पर क्या है, हमने यही करने के लिए हमने इस चीजों को चुना था या नहीं चुना था। तो अगर कोई भी व्यक्तिगत तौर पर यदि पत्रकारिता के तमाम सिद्धांतों को यदि हम सब अंदर से इन बातों को इनके मूल को समझने का प्रयास करेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी छात्र जो पत्रकारिता से जुड़ चुका है वो कभी भी इन चीजों को लेकर के अपनी हामी नहीं भर सकता। हम नहीं कह सकते कि जो आज पत्रकारिता में हो रहा है, जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, वो सही होगा, क्योंकि याद रखिए अंततः हर एक पत्रकार इस देश का नागरिक है। पत्रकार और नागरिक अलग अलग दो चीजें नहीं है। नागरिक ही पत्रकार बनते हैं, और पत्रकार एक स्तर ऊंचा हो जाता है एक नागरिक का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा औचक निरीक्षण करता है चीजों का। तो अगर मूल की बात करें या मूल्यों की बात की जाए, तो कभी भी कोई भी छात्र जो पत्रकारिता से जुड़ा है वो इन चीजों का समर्थन नहीं कर सकता है। पर हम जब जैसे कि कहते हैं कि हर एक इंसान सिर्फ मूल्यों को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है, वो तमाम चीजों को करता है। आप जैसे कि जब भी मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में यही कहा कि जब आप बात करते हैं, जब जैसे ही आपने किसी संस्थान को चुन लिया, उसकी अपनी एजेंडाज हो जाते हैं, आप उसमें धीरे धीरे बंधने लगते हैं। और दूसरा चीज, यदि आप उन बंधनों से खुद को मुक्त कर लेते हैं, अगर आप उन चीजों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, तो फिर क्या आपकी रिलेवेंस उतनी है, क्या आपकी पहुंच उतनी रह जाती है? इन चीजों को भी लोग समझते हैं। आज जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है वो कहीं ना कहीं क्यों प्रॉस्पर क्यों कर रहा है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सेसिबल डेटा है। हम और आप उस डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग आज एक व्यूअरशिप बन जा रहे हैं, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यूअरशिप के पैसे आज ऑल्टरनेटिव मीडिया तक पहुंच रहा है। पर यही चीज मान लीजिए 5 से 7 साल पहले, जब किसी के पास हर एक को एक लिमिटेड अमाउंट, एक जो पैसे हैं, उससे आपको जाकर के अपने नेट पैक को भरवाना पड़ता था, और उसके बाद आपको अपने इंटरनेट को यूज करना पड़ता था। तो आप समझ लीजिए, क्या उस वक्त हम सब इतना ज्यादा आज जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, क्या उसको हम लोग सपोर्ट कर पाते? नहीं कर पाते। पर वही जो आज डोमिनेंट मीडिया है, आज जिसका वर्चस्व है, वो उस वक्त भी उतना ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था, और आज भी है। तो इन तमाम मुद्दों को हमें देखना होगा और समझना होगा। और जरूरी है कि जब हम ये कहते हैं कि हम पत्रकारिता के छात्र के तौर पर कि हमारी क्या सिद्धांत है, हमारे क्या मूल्य हैं, वो तो सही है, हम सब मूल्य पढ़ करके आए हैं। शायद जिन्हें हम आज कह रहे थे कि ये दंगाई पत्रकार हो चुके हैं, शायद वो हम लोगों से, जो जिस स्तर पर मैं हूं या जिस स्तर पर बहुत लोग पहुंचे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा शिक्षित है और जानकार और अनुभवी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी वो क्यों कर रहे हैं?
यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी आप में ही देख लीजिए कि वो दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, या उन्होंने खुद अपनी चीजों को मान लिया है क्योंकि वो पता है कि वो अभी बहुत समय तक, बहुत लंबे वक्त तक, जो वो अनुभवी लोग हैं, जो नस पकड़ते हैं, जो नस पहचानते हैं मीडिया की, वो मान चुके हैं कि ये लंबे समय तक अभी ये हालात जो है उनके आसपास, जो उनको एक महफूज वातावरण देगा अपने काम को करने के लिए, वो वातावरण उनको महफूज नहीं लग रहा है। तो वो सोचते हैं कि अपने व्यक्तिगत तौर पर भी, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के तौर पर भी वो इन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं। और बहुत कोई जो मानते हैं कि मुझे मूल्यों के साथ मुझे उसकी नजरअंदाजगी हो रही है, तो वो कहीं एक हाइड आउट की तरफ चले गए हैं। वो अपने आप को उतने प्रभावी अब नहीं रखना चाह रहे हैं, वो एक दो स्टेप नीचे चले जा चुके हैं जो उनकी पोजीशन हुआ करती थी। तो हम लोगों ने ऐसे भी चीजें देखी हैं, बहुत कोई अपने पीक पर अपने करियर को छोड़ा भी है और बहुत लोगों से छुड़वाया गया भी है। तो इन तमाम चीजों पर हमें जरूरी है कि हम सोचे, एक नागरिक के तौर पर सोचे। हम पत्रकारिता के लिए, हम जब बात करने के लिए बैठे हैं मीडिया ट्रायल, हम बात करने बैठे हैं सूचना के बारे में कि सूचना कितनी निष्पक्ष है, तो हमें ये भी चीज समझना होगा और जानना होगा कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है, हम पत्रकारों के लिए आज क्या कर रहे हैं। जब पत्रकार को मार दिया जाता है, जब एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि जब नमक और रोटी जब बच्चों को दिया जा रहा था मिड डे मील पर, उन्हें उठा करके तो बंद कर दिया गया। कितने लोगों ने उनके समर्थन पर आकर की बातें की। अभी भी हम लोग देखते हैं कि मीडिया दिवस के दिन मीडिया को सरकारी जगहों पर मार दिया जाता है, मारपीट होती है उनसे। कितने लोग हम और आप आकर के सामने बोलते हैं, और उसके बाद हम भी पत्रकारों से ये उम्मीद अगर बांध कर बैठे कि वो निष्पक्ष रहें और उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो, तो शायद बहुत दिनों तक ये उम्मीद बनकर रह जाएगा। ये उम्मीद नहीं बल्कि फसाना हो चुका है। तो हमें भी तो अपने पत्रकारों के लिए सामने आना होगा, हमें भी तो उनके लिए खड़े होना होगा। उनको अगर जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मूल्य ज्यादा दिन तक टिकने वाले हैं। और अब तो उनका अवसान हो भी चुका है। जो बचा हुआ है, अगर हालात यही रहे तो शायद मुझे लगता है ये नकारात्मक दृष्टिकोण आप मान सकते हैं, पर शायद आने वाले समय में और मुश्किल हो सकता है। चाहे लोग छोड़ देंगे संस्थानों को, या सिर्फ जो मान चुके हैं कि चलो ये ऐसे ही हालात होंगे, तो वो उनका वर्चस्व आगे और बढ़ जाएगा। जी जुहैब। जर्नलिस्ट एक विसल ब्लोअर होता जा रहा है। बचे कुचे हैं जो मीडिया संस्थानों को छोड़कर खुद ही उन्होंने बीड़ा उठा लिया, और एक बहुत खतरनाक है। रोशन की बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सोचनीय विषय है और सोचने का विषय है ना। बहुत ही चिंतनीय विषय है, चिंतन करने लायक विषय है कि अपनी सुरक्षा हेतु और अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु, अपने पेशे की सुरक्षा हेतु, पेशे के सिद्धांतों के साथ समझौता करके हम सत्ता की बाहों में चले जाते हैं, या फिर यूं कहें कि सत्ता की छांव में चले जाते हैं कि अब तो हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। हर्ष, क्या पत्रकार डर चुका है, या फिर पत्रकार की सुरक्षा अब सिर्फ सरकार के हाथों में? क्या होगा पत्रकारिता का भविष्य में? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज की ही खबर से मैं बतलाता हूँ। ये झारखंड से खबर आई है, जहाँ से मेरे साथी रोशन भी है, जहाँ एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो थे, वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे। उनके साथ बदतमीजी हुई है काफी, और किसी ने उनके बारे में, मतलब उन्होंने IAMC जैसे संस्थान से वो पढ़े हुए थे, परंतु उन्होंने चुना कि वर्तमान मीडिया संस्थान में वो काम नहीं कर पाएंगे उस ढंग से जिस ढंग से वो करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने इंडिपेंडेंट काम करने का सोचा, परंतु उनके साथ इस प्रकार का हुआ। इसी प्रकार से अन्य कई उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरे साथी ने जो कहा कि कितने लोग खड़े होते हैं उन जैसे पत्रकारों के लिए जो उनकी आवाज बन करके करते हैं। मेरे दूसरे साथी बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक फंडिंग के जरिए हम अपनी बात रखें तो हमारी पत्रकारिता ज्यादा अधिक निष्पक्ष हो सकती है। तो उनको मैं एक चीज कहूंगा कि आप बतलाइए, NDTV नामक चैनल जो है, रवीश कुमार जी जो मुख्य तौर पे जो उनके चेहरे हैं, उसकी TRP देखिए आप, 10वें रैंकिंग पे आती है। बल्कि वो जनता की आवाज उठाती, जहां सारे चैनल जो है रिया और कंगना में लगा हुआ था, वहां वो चैनल जो है SSC और रेलवे के नतीजे अब तक नहीं आए, उसकी आवाज उठा रहे थे। कितने लोग उस चैनल को देखते हैं?
तो क्या भविष्य में अगर पब्लिक फंडिंग करके भी अगर चैनल बनाया गया तो क्या कितने लोग कितने दिन तक उसको फंड करेंगे? महत्वपूर्ण ये है और सच्चाई ये है कि लोगों के अंदर राजनीति इस तरीके से घुस गई है, उनके मस्तिष्क के अंदर उनके जहर इतने अंदर तक घोल दिया गया है राजनीतिक दलों द्वारा कि वह मान चुके हैं कि हमारी आवाज जो है एक खास समुदाय मान चुका है कि हाँ मेरी आवाज जी न्यूज ही उठाएगा या रिपब्लिक टीवी ही उठाएगा, और जो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर बचा हो वो मानता है कि शायद एनडीटीवी मेरी आवाज को उठाएगा। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम कितना मीडिया के साथ है, जैसे कि मेरे साथी ने भी बताया। दूसरी बात यह है कि पत्रकारों की सुरक्षा की तो दुर्भाग्यवश वर्तमान में चाहे वो गौरी लंकेश को हम देखें और अन्य कई उदाहरण हैं जो कि सचमुच डराने वाला है कि बड़े बड़े पत्रकार जो है बड़े बड़े संस्थान छोड़ रहे हैं मजबूरी में, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, चाहे नवीन कुमार हो, तमाम चेहरे जो है छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे लिए मैं एक विकल्प देख रहा हूं जो कि सोशल मीडिया है। वो एक कहीं ना कहीं एक विकल्प बनता जा रहा है धीरे दिन प्रतिदिन। ट्विटर एक ताकत बनती जा रही है कि ट्विटर ट्रेंड करके भी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो मैं भविष्य जानता हूं, जैसा कि अटल जी ने भी कहा था कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, तो वही सत्य है कि सरकार ये आज है तो कल दूसरी होगी। एक हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि पत्रकारिता के दौर का भी एक नया सवेरा अवश्य आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सब पढ़ रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ हम सब मेहनत कर रहे हैं। एक मीडिया ट्रायल पे बात आज चली है, तो मैं ये जरूरी नहीं है सिर्फ हम और ये आप ही इसको लेकर के चिंतित हैं, बल्कि इसको लेकर के आज से कुछ वर्ष पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर जी ने भी इस पे चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल भी चिंताजनक है और मीडिया की एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि उन मीडिया को दी जाने वाली जानकारी उतनी ही सीमित जगह तक हो। अभी हाल ही में एक और हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट सुनंदा पुष्कर केस में, जब एक बड़े पत्रकार का मैं नाम लूं या ना लूं परंतु उचित नहीं समझता, परंतु आप सब समझ जाएंगे, आजकल खूब वो छाए हुए हैं। तो उन्हीं को लेकर के उनको हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप किसी की तरीके को मर्डरर नहीं कह सकते जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता गिल्टी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वही है, कानून के अंदर भी वही बात है कि आप 19A का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी को। तो जब तक वो उस पर आरोप साबित नहीं होता तब तक वो अक्यूज्ड है, ना कि कल्प्रेट हो जाता है। तो ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है और दुर्भाग्य यही है कि आज पत्रकार न रह करके खुद को जज समझने लगा है। बस यही देखना बाकी है कि कुछ दिन बाद वो जज वाली सुविधा ना मांगने लगे सरकार से। और मैं यही आशा करता हूं कि भविष्य जरूर हम सबका अंधकार ये छटेगा और अच्छा दौर जरूर आएगा जो है। जी जज एक सेकंड मैं उत्तम साहब 1 मिनट, आपकी बात नहीं कुछ बातें मैं जोड़ूंगा। मुझे पता है अभी आपको 5 मिनट में दे रहा हूँ, उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ रहा हूँ। कई पत्रकारों ने कहा, पी साईनाथ ने भी कुछ दिन पहले कहा कि भारतवासी और जो व्यूअर्स हैं वो सच्चाई और असलियत नहीं देखना चाहते क्योंकि वो बहुत बेस्वाद है। क्या देखोगे आप? बलात्कार देखोगे, डकैती देखोगे, जो आपके आसपास हो रहा है उसमें जब आप सस्पेंस ढूंढोगे, थ्रिलर ढूंढोगे, एंटरटेनमेंट ढूंढोगे, हमें फिल्मी अच्छा लगता है सर। हम फिल्में इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसमें सच को बहुत मॉडिफाई किया जाता है और बड़ा तड़का लगा के परोसा जाता है। तो जो परोसने की प्रक्रिया चली है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी असलियत और सच्चाई को बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी से मॉडिफाई कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो क्या सच और असलियत और सच्चाई से भागने लगे उत्तम साहब? हाँ जी, सबसे पहले आपकी बात पे आने से पहले जो पब्लिक फंडिंग मॉडल वाला जो मेरा आर्गुमेंट था उसका मैं जवाब दे देता हूँ हर्ष भाई को। देखिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, प्राइवेट प्लेयर्स का काम ही होता है कि अपना बेनिफिट करना। आज हमारे यहाँ जो 400 से ज्यादा न्यूज चैनल है, 1000 से ज्यादा जो न्यूज पेपर्स हैं, उनका काम क्या रह गया है? उनका काम ये रह गया है कि भाई अपना, वो ज्यादातर बिजनेसमैन भी हैं। रिलायंस ग्रुप के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया टुडे ग्रुप्स के हैं जो आज तक वाले जो चलाते हैं, ठीक है। इवन अर्णव गोस्वामी ने, रिपब्लिक ने, उनका नाम आप लोग नहीं ले, मैं ले रहा हूँ, अर्णव गोस्वामी ने 1000 करोड़ रुपए कमाया है
ये गांजा दो, ड्रग्स दो, ये सब आर्ग्यूमेंट लेके, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, आप सोचिए, मैंने एक जो सटायर लिखा था कुछ दिन पहले, जो पेन नेम से, जो गजकंदरू के नाम से आता है, उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे स्वतंत्रता पूर्व के पत्रकार यदि आए इस समय, तो वो लोग शर्म से डूब मरेंगे कि यार ये आजकल क्या पत्रकारिता हो रही है, हम अंग्रेज के सामने कैसे थे। उसका कारण क्या था? क्या आपको लगता है कि उस समय के पत्रकार लोग जो है वो एड लेते होंगे? अब मैं आपको बताता हूँ टीआरपी का खेल क्या है, कि टीआरपी के आपके लिए आपने रिपोर्ट बहुत सारी देखी होंगी कि जो टीआरपी हमारे पास जो रैंकिंग भी आती है ना, वो असली रैंकिंग नहीं आती। मात्र 20,000 से 25,000 जो टीवी सैंपल्स है, उन्हीं का सैंपल लेके टीआरपी जो है रिलीज कर दी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं मीडिया पे, आप लोग देख भी सकते हैं, जो मीडिया इंडिपेंडेंट रिसर्च जो करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आपने अभी कहीं कुछ दिन पहले का रिपोर्ट देखा होगा कि एनडीटीवी जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं वहां पर जो बेरोजगारी की इश्यूज को उठा के बात किया गया, नीट जी, इवन किसानों के ऊपर अभी परसों लाठी चार्ज किया गया, कोई बात नहीं किया, उस पर बात की, तो आपको पता चल जाएगा कि एनडीटीवी प्रॉफिट में अभी है। कुछ दिन पहले की ही ये न्यूज आई थी, ठीक है। लेकिन आप ज्यादातर मीडिया चैनल को आप उठाकर देखोगे तो वो 10 से जो पहले जो है 50 से 55 करोड़ रुपए कमाते थे, वो आज 5 से 10 करोड़ कमा रहे हैं ना। कितना ज्यादा नुकसान पे है। और इसीलिए हुआ क्या है कि रिपोर्टिंग हट गई है। पहले क्या होता था, लोग ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे, अब उसकी जगह ये हो गया है कि आप स्टार एंकर बुला दिए हो, स्टार एंकर भी आके करता है। अब दूसरी बात, अब जो है भाई का जो आर्ग्यूमेंट था उस पर मैं आता हूँ कि भारत के लोगों को क्या इसी तरह का जो होता है सनसनीखेज, वही देखना पसंद आता है। मुझे लगता है क्योंकि भारत में हमारे यहाँ लोगों के पास राजनीतिक चेतना नहीं है। राजनीतिक चेतना पूरी तरह से 3rd, 4th, 5th क्लास की है। लोगों के पास सोचने की शक्ति नहीं है। आप खुद सोचिए, भारत की 1 अरब 35 करोड़ की पॉपुलेशन में मात्र 11% लोग ही कॉलेज में पहुंच पाते हैं। इतने बड़े पॉपुलेशन में मात्र 1 लाख लोग ही पीएचडी कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी भाग्यशाली हूँ, अपने आप को कह सकता हूँ, क्योंकि ब्लाइंडनेस है। इसलिए शायद साइटेड भी होते तो शायद हम लोग भी ईटा भट्टा या फिर बाकी किसानी कर रहे होते। तो यहाँ पर बात यह है कि हमारे यहाँ के लोगों की राजनीतिक जो चेतना है वो बहुत कमजोर है। इसलिए होता यह है कि लोग जो है, आप दिखाते जाओगे लोग मर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, ये है। इन घटनाओं पे चूंकि एनालिटिकल चीजें नहीं होती, आलोचनात्मक रूप में पेश नहीं की जाती, तो उनको यही चीजें देखने में मजा आती। इसीलिए रिया को क्या बोला गया, जो ट्रायल चला गया, तो ये विश्व कन्या है, उसकी आत्मा से बात कराई गई सुशांत सिंह के। तो ये सब जो खेल है, जो मेनली टारगेट करती है जो हमारे गरीब ऑडियंस है, जो किसान लोग हैं, जो घर में रह के जो टीवी देखते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में यही एक कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ होता ये है कि लोग जो है सनसनीखेज चीजें फैलाते हैं। लैंग्वेज जो है, जब नया टीवी आया, और आप ये देखिएगा कि ये जो प्राइवेट वाले जो थे ना, इनका पहले से ही बेनिफिट कमाना था। उसका भी एग्जांपल देख सकते हो, जब 1998-97 में आया, आप 1999, 2000 में एक फिल्म आई थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उस पर आप देखिए कि उसकी कहानी भी है कि किस तरह से मीडिया टीआरपी के लिए, सनसनीखेज के लिए था। इसका मतलब ये है कि मीडिया जब आया था 1998 में, उस समय से ही ये टीआरपी के पीछे था, उस समय से ये सनसनीखेज के पीछे था। उनको ये था कि भाई हम भारत के लोगों को ये मूर्ख बना के अपना ये करें। और विश्व, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोगों को अटैक क्यों किया जा रहा है। आज देखिए, जो पत्रकारों को, इवन प्रशांत कनौजिया है, जो पत्रकार थे, उनको यूपी सरकार जेल में डाल दी है। यूपी सरकार जो है चना रोटी, जो रोटी, नमक रोटी देने पे जेल में डाल देती। कफील खान है, जो डॉक्टर है, जिन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की, उनको जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो गुड़गांव में थे, मुंबई में ये थे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लोकतंत्र को खत्म ऐसे नहीं किया जाता। लोकतंत्र को खत्म आप करते हो सबसे पहले उसके पढ़े लिखे लोगों पे अटैक करके। और इसीलिए मैं पब्लिक फंडिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप अपने लिए आवाज खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक ये आवाजें नहीं आने वाली। और इसीलिए होना ये चाहिए कि जो लोग हैं वो खुद अपने लोगों अपने लिए जो खबर देखना चाहते हैं उसके लिए फंड करें, नहीं तो फिर ये चीजें ऐसी चलती रहेगी, ये सर्कस नहीं बंद होने वाला। कमल भाई, आपसे अंत में जुड़ूंगा। बहुत जल्दी आपको जवाब देने होंगे, क्योंकि इसमें जो सवाल हैं वो बहुत गहरे हैं। पहली चीज, अभी उत्तम भाई ने बात की गोरेगांव को, अनंत तेलतुंडे और इनके साथ साथ सीमा वरवर राव भारद्वाज, वरवर राव एक कवि हैं, तेलुगु कवि हैं वो, आनंद तेलतुंडे, पूरे विश्व में उनके लेक्चर जाते हैं। तो जीएन साहिब बाबा है, एक विकलांग प्रोफेसर है, उनको भी अभी जेल में डाल दिया गया है। अभी आवाज उठाना या फिर समाज को जागरूक करना बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, या फिर यूं कहें कि आपको साक्षरता और जागरूकता आप फैलाएंगे तो
आप के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि आप अध्यादेश देखिए जो किसानों के लिए आ रहा है, उस पर भी आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा व्यापारियों को और उद्योगपतियों को छूट दे दी जा रही है, शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो क्या अब मीडिया सरकार का एक तरीके से स्पोक पर्सन है, उसकी कठपुतली है, और जनता क्या यूं ही तमाशा देखेगी, या फिर कुछ भयावह स्थिति होने वाली है भविष्य में? क्या होगा? सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप भी एक जिम्मेदार संपादक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। आपके जवाब से बहुत कुछ तय होने वाला है। कमल भाई। देखिए, हमारे देश में मीडिया को लेकर काफी नियम हैं, लेकिन उन नियमों में थोड़ी सी और सख्ती या उन नियमों को और रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, इन सभी चीजों की जब बात होती है तो समय समय पर हर 15 से 20 साल 25 साल में इनके आयाम बदल जाते हैं, तो इनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब सवाल तो वही उठता है ना, रिस्ट्रक्चर कौन करेगा? फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर कमिटीज बनेंगी और कमिटीज वो बनाएंगी जो सरकार सत्ता में होगी। तो ऐसे में सबसे पहले आवश्यकता है एक बहुत बड़े विस्फोट की। एक जो निजी मीडिया चैनलों का प्रभाव है, जो ये मीडिया चैनल किस अपने टीआरपी के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, अपनी सूचना पर सत्ता जिसे मैंने कहा था उसे हावी रखने के लिए जो आगे आप किसी भी तरह की चीज को अपनाने के लिए को आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक विस्फोट की आवश्यकता है, जिसमें रोल हो सकता है यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी हैं, या जो जागरूक समाज है, जो समालोचना या आलोचना या जिनका बौद्धिक स्तर बहुत आगे है। क्योंकि देखिए, जैसा कि उत्तम भाई ने कहा, हमारे समाज में जो पॉलिटिकल लिटरेसी है या जो अवेयरनेस है वो बहुत पीछे है अभी लोगों की, और उसको आगे आने में बहुत कम लगेगा। लेकिन जो आगे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी आवाज उठती है उस आवाज को दबाने के लिए कोई भी संस्थान, सरकारी संस्थान, सरकार उसके लिए जरूर कुछ पाबंदियां या कुछ इस तरह की चीजें लागू करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को भी एक डिप्लोमेटिक रवैया यहाँ अपनाना होगा थोड़ा सा। उसको ये आवश्यक है कि सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करे या सड़कों पर आए, लेकिन उससे ज्यादा अपनी कलम चलानी होगी, है ना। सड़कों पर आकर आवाज उठाने से ज्यादा अपनी कलम में की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप जब भी जितने भी आंदोलन देखेंगे उसमें जो प्रोटेस्ट हैं या फिजिकल जो प्रोटेस्ट हैं, स्ट्राइक्स हैं, उससे ज्यादा कलम की ताकत ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो इंटेलेक्चुअल्स को अपनी कलम का एक तो ताकत दिखानी पड़ेगी, अपनी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करना होगा, इसलिए कि जो मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो नियम है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा, अमेरिका में या यूके में या जितने भी कई विकसित देश हैं जहां निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि मीडिया काम करे, लेकिन वहां पर कई बार नियमों को रिस्ट्रक्चर किया गया। जैसे कि जब मीडिया ट्रायल्स की अभी बात हो रही थी, तो उसमें जब जजमेंट की बात होती है तो उसमें पहले से ही ये बात मीडिया हाउसेस को कन्वे है उन देशों में कि किसी भी जुडिशियल केस है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसके जजमेंट आने तक कोई भी ऐसे रिमार्क्स आप मीडिया के थ्रू नहीं देंगे, जो कि भारत में भी जरूर इस मामले में है कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल, लेकिन उतनी पुख्ता तरीके से वो स्पष्ट नहीं है ना। और उसको, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट करने की जरूरत होगी, और भी कई चीजें इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब बातों को लेकर भी इसमें और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए, जैसा कि मैंने कहा, सरकार तो ऐसे तुरंत नहीं कर सकती, कोई बिल आए और तुरंत इसको पास कर दे। उसके लिए तो जो सत्ता में है वो ऐसा नहीं चाहेगा कि क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार जैसे नियमों को भी अब सुनने में आता है कि उनको भी कमजोर किए जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो
मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इंटेलेक्चुअल समाज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा एक जागरूक समाज जो काफी आगे जागरूक है, उनको अपनी कलम से, अपने संवाद से, अपनी बातों से लोगों के बीच जाकर अवेयर करना होगा लोगों को। विरोध प्रदर्शन के अलावा एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन, देखिए, जब कोई वर्ग विरोध प्रदर्शन करता है तो वो सरकार से सीधा उसका कन्फ्रंटेशन हो जाता है, मतलब डायरेक्टली वो सरकार को लगता है कि हमारे विरोध में है। लेकिन एक डिप्लोमेटिक रवैया थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल समाज को अपनाना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद फिर अगर वो प्रभाव पड़ता है, जनता की तक ये बात पहुंचती है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। संस्थाएं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले ही चाहती हैं कि इस तरह के नियम आए, बदलें। और जब ये आवाज उठेगी तो इसमें प्रक्रिया हालांकि बहुत लंबे समय तक, इसमें काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये चीजें होंगी तो आगे चल के काफी कुछ बदला जा सकता है। समय हमारे पास काफी सीमित था, अब बस 2 मिनट बाकी है, मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। पहले तो पूंजीपतियों का झुंझुना नहीं है ये मीडिया। कई बार बहुत तीखा बोलता हूँ और शायद चोट करने पर ही, आघात करने पर ही आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, आपकी जो मस्तिष्क में एक 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 झटका पहुंचता है, वो चोट करने के बाद ही पहुंचता है। इसलिए आघात करना बहुत आवश्यक है। देखिए, सूचनाओं को प्राप्त करिए, लेकिन आज के समय तथ्यों पर जरूर बल दीजिए, विशेष बल दीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी परोसा जा रहा है। आप जब रात्रि के भोजन के समय या सुबह नाश्ते के समय टीवी खोलकर शायद इस आस से टीवी देख रहे होते हैं कि आज आपका दिन अच्छा होगा, तो आप शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। आपके मस्तिष्क में पूर्वानुमान और पूर्वाग्रह का एक ऐसा मिश्रण डाला जाता है जिसको आपको पता भी नहीं चलता, और आप एंकर की, संपादक की और संस्थान की विचारधारा में अपनी विचारधारा जोड़ लेते हैं, और आपको उनके विचार और उनकी भाषा, उनकी वाणी अंतिम वचन, सत्य वचन और अमृत लगने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तथ्यों को परखिए। निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी अपने काल में बात कही थी कि पत्रकारिता इतनी आसान नहीं है, और आज उनकी बात बहुत सरल है, बहुत शायद कई बार हम हास्यास्पद समझ लेते हैं, है ना, कि उनका काल और आज के काल को हम क्यों मिलाते हैं, क्यों कंपैरिजन करते हैं, क्यों तुलना करते हैं। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि पत्रकारिता आने वाले 100-150 वर्षों में भी अपने संघर्ष के साथ ही चल रही होगी, और वही हो रहा है। इस समय आप देखें या ना देखें, आपके कानों में बात जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, क्रांति सुषुप्तावस्था में भले है, चल रही है। बड़े बड़े पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया एज अल्टरनेटिव मीडिया, वैकल्पिक पत्रकारिता के रूप में। तो बदलाव होगा, सरकार आती है जाती है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। समय का चक्र जो है वो 360 डिग्री घूमता है। यही आपसे कहूंगा कि मीडिया में चीजों को देखिए तो सोच समझ कर देखिए, तथ्यों को परखिए, अच्छे बुरे का ध्यान रखिए, चीजों को बिना परखे, बिना जांच किए, बिना फैक्ट चेक किए कभी भी विश्वास मत करिए, और फॉरवर्ड तो करिए ही मत, क्योंकि ये फेक न्यूज, ये मीडिया ट्रायल आपको अंदर ही अंदर कब खोखला कर देंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल कुमार प्रजापति जी, IIMC एलुमनाई, आकाशवाणी में समाचार संपादक, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी। हर्ष कुमार, मास मीडिया हिंदी पत्रकारिता के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया में। रोशन भी मास मीडिया हिंदी के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया में। उत्तम वर्मा साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास से PhD कर रहे हैं, स्कॉलर हैं और सटायरिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह का हेल्दी टॉक, एक उद्देश्यपूर्ण और एक रोचक और ज्ञानवर्धक टॉक करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। यूं ही मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी कुछ सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। Zuhaib_3 ट्विटर पे मिल जाऊंगा, ज़ुहैब खान के नाम पे फेसबुक पेज पे, यही फेसबुक ID भी है। इंस्टाग्राम पे creative_Zuhaib। मुझे मेल करना चाहते हैं पर्सनली तो zkhan591994@gmail.com, वहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, अपने
शिकायतें करिए, कमियां जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर कमी बताएंगे तो मैं उतना ही ज्यादा सुधार कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।